नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से पहले हम लगभग 5 या 6 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 2 वीडियोस में या 2 क्लासों में हमने पढ़ा था हिंदी का सामान्य परिचय भाग 1 और भाग 2। उसके बाद हमने दोस्तों कि व्याकरण के प्रमुख अंगों पर चर्चा की थी और व्याकरण के प्रमुख 3 अंग बताए थे, वर्ण, शब्द और वाक्य। और हमने वर्ण विचार को पूर्णता से पढ़ लिया है। और आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है संधि। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि संधि जो टॉपिक है वो सभी को बोरिंग लगता है। लगभग बच्चे कहते हैं सर बहुत बोरिंग है, संधि समझ में नहीं आती है, ऐसे बहुत से प्रश्न सुनने को मिलते हैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। यदि हम किसी भी टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, समझने से आगे यदि उसके हम उदाहरण लेते हैं, बार बार यदि अभ्यास करेंगे तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। वही कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान। यानी बार बार जब अभ्यास करेंगे तो जरूर एक दिन हम यानी कि संधि के इस पूर्ण टॉपिक को आसानी से हम समझ सकेंगे, पढ़ा भी सकेंगे और उसके प्रश्नों को हम हल भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज आइए मेरे साथ हम पढ़ेंगे संधि। और एक संधि है वो क्या है और संधि विच्छेद होता है वो क्या है, उनके बारे में काफ़ी हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम लगभग उन संधि के जो भी कॉन्सेप्ट है, विशेषताएं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों, बात करें संधि जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम प्लस धी। दोस्तों, बात करें संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़ या योग, या इसे हम कह सकते हैं मित्रता, या इसे कह सकते हैं समझौता। समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मेल हुआ, जोड़ हुआ, योग, मित्रता, समझौता। अब प्रश्न ये उठता है कि किसका मेल होगा, किसका जोड़ होगा, किसका योग होगा, किसके साथ मित्रता होगी, किसके साथ हमें समझौता करना है। दोस्तों, ये बातें समझने के लिए संधि से चीजों का कोई लेना लेना नहीं है। हमें तो क्या करना है, संधि तो ये सिखाती है कि शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। संधि वास्तव में क्या है? एक शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है जिससे हम नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। ये शब्द तो सिर्फ समझने के लिए है। यानी कि मेल किसका होगा, जोड़ किसका होगा, योग किसका होगा, मित्रता किसकी होगी, समझौता किसका होगा। तो दोस्तों, इस बिंदु को समझने के लिए तो हम कह सकते हैं 2 वर्णों का क्या होगा, 2 वर्णों का मेल, जोड़, योग, या 2 वर्णों में मित्रता या समझौता हो। और ये होने के बाद उसमें बदलाव हो। क्या हो? बदलाव हो, उसमें परिवर्तन हो, उसमें परिवर्तन हो, उसमें विकार हो, कह सकते हैं विकार हो, या कह सकते हैं उसका कोई नया अर्थ निकलता हो, एक शुद्ध शब्द का निर्माण होता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि। तो दोस्तों, बात करें जो संधि नाम है इसमें भी संधि है, इसमें भी संधि है।
यानी कि सम उपसर्ग अगर धी मूल शब्द का प्रयोग करिए तो बात करें सम प्लस धी। यहां पर दोस्तों व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। संधि शब्द में यानी कि नियम है एक व्यंजन संधि में, यदि सम उपसर्ग के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण योग करता है, और आपको पता है स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25 हैं, कैसे लेकर मैं तक। तो हलंत मैं का या तो अनुस्वार बनेगा या फिर आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण बन जाएगा। तो दोस्तों सम प्लस धी में सम उपसर्ग का अंतिम वर्ण हलंत में है, यहाँ पर व्यंजन है और आगे दय वर्ण है। इसी कारण या तो इसका अनुस्वार लिख देंगे ऐसे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संधि। तो दोनों ही शब्द सही है, शुद्ध है। तो दोस्तों संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, जोड़, योग, मित्रता, समझौता। अर्थात दो वर्णों का मेल हो, जोड़ हो, योग हो, मित्रता हो, समझौता हो, और उसमें बदलाव या परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। वास्तविक जो परिभाषा होगी शुद्ध, तो उसकी हम बात करेंगे परिभाषा। परिभाषा दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन बोले तो बदलाव हो, तो उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। ये हमारी परिभाषा होगी। यानी कि समझेंगे इस चीज को, वो वर्ण हमें कहां मिलेंगे। तो दोस्तों संधि की वास्तविक जो बात होती है, देखो संधि में दो पद होते हैं। एक तो प्लस का चिन्ह होता है, उससे पहले कोई भी शब्द होगा तो उसे बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और प्लस के बाद में जो शब्द आता है उसे हम कहते हैं द्वितीय पद। क्या कहते हैं? द्वितीय पद। और इसे हम कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद। ये बात हमें संधि की ओर से समझनी है। अब बात करें वर्णों में परिवर्तन कहाँ होगा, वर्ण मेल कहाँ करेंगे। दोस्तों इस बात को समझने के लिए मैं यह बताता हूं इसको कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। समझ में आ रही है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जब योग करेंगे और क्या करेंगे? बदलाव करेंगे, तब क्या होगी? संधि होगी। क्या होगी? संधि। दोस्तों
यदि उससे बदलाव नहीं होता है तो वो क्या होता है, संयोग होता है। तो परिभाषा यहां लिखेंगे उसकी, यदि वर्णों के मेल से बदलाव नहीं होता तो वहां संधि न होकर केवल संयोग होगा। क्या होगा, संयोग होगा। यदि वर्णों के मेल में बदलाव न होता है तो वह संधि न होकर क्या होगा, संयोग होगा। जैसे मैं शब्द लिखता हूं, मैं लिखा पाठ प्लस शाला। अब एक पद बनाया तो उसका क्या रहा, पाठशाला। कोई परिवर्तन नहीं है, वर्ण जुड़े, प्लस का चिन्ह हट के सिर रेखा जुड़ गई, लेकिन शब्द ऐसी है। मैंने लिखा रेल प्लस गाड़ी, जोड़ा तो क्या बना, रेलगाड़ी। तो कोई संधि नहीं है। मैंने लिखा निरर्थक, क्या लिखा, निरर्थक। अब बात करें, टुकड़े करेंगे, निर प्लस अर्थक। अब दोस्तों बात देखो, यहाँ पर अलंत है, आगे है, तो रह पूरा करने के लिए अलग गया, रह पूरा हो गया, लेकिन परिवर्तन तो नहीं हुआ, तो इसमें भी संधि नहीं है। संधि फिर होती कहाँ है, तो देखिए ये तो क्या थे, संयोग। तो देखो मैंने समझ लिया दोस्तों, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस। अब ये तय अलंत है, यहाँ पे तय क्या है, अलंत है। आराम से देखो, तय क्या है, अलंत, जगत प्लस ईस। दोस्तों प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद है, उसका अंतिम वर्ण क्या है, अलंत तय है, अर्थात व्यंजन है। उससे पहले जग नाम है, छोड़ दो इसको एक बार अलग से। प्लस के बाद द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, और द्वितीय पद क्या है, ईस, और इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम वर्ण क्या, ई। आगे बनने लीजिए से। दोनों क्या करेंगे, योग करेंगे, क्या होगा, बदलाव। अब तय के बाद ये ई स्वर है, और हमारा व्यंजन संधि में एक नियम चलता है, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसके बाद, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सघोष वर्ण योग करे, सघोष वर्ण योग करे, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के किसी में बदल जाएगा, तीसरे में। यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे, और कोई भी स्वर होता है और एक है वर्ण होता है, तो दोस्तों प्रथम वर्ण होगा वो अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा। तो तय वर्ग प्रथम है, आगे सघोष वर्ण है, तो तय का तीसरा, तय, थे, दे, ध और ने, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ये आधा तो ये भी आधा, आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, पीछे जैसा है। अब मेरे पास आ गया ज, ग, द आधा है, तो बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, ईस क्या बना, जगदीश। तो दोस्तों क्या हुआ है, तय का तय बन रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। एक उदाहरण और देखो, शब्द आता है रमेश, क्या आता है, रमेश, क्या बनता है, रमा प्लस ईस। अब यहाँ पे आ स्वर है, ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आती है, तो
क्या होता है, ई के स्थान पर ए हो जाता है और इसीलिए क्या बन गया, रमेश बन गया। तो मेरे हिसाब से आपको संयोग और संधि की बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि संधि शब्द का विलोम क्या होता है। अगली जो चर्चा करेंगे कि पूछ लिया जाता है कि संधि पद का विलोम क्या होता है। तो दोस्तों संधि का विलोम होता है विग्रह। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात ही कुछ बच्चे विच्छेद कर देते हैं। तो बात करें संधि शब्द का विलोम विग्रह होता है। क्या होता है, विग्रह। क्या होता है, विग्रह। दोस्तों इसका विच्छेद भी होता है, लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों, हमें प्राथमिकता किसको देनी है, विग्रह को देनी है। समझ में आ गई बात। विग्रह, विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना, घर से अलग करना, ग्रह से अलग करना, अलग अलग करना। यानी कि संधि तो जोड़ने का काम करती है और विग्रह अलग, जिसे हम विच्छेद भी कहते हैं, यानी टुकड़े करना। तो दोस्तों ये हमें पूछा जाता है। एक बात और पूछी जाती है कि संधि शब्द का लिंग क्या है। तो ये पूछ लिया जाए तो दोस्तों बताना ये स्त्रीलिंग का है। क्या है, स्त्रीलिंग का है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे संधि वर्णों का योग है। ये बात हम सभी को पता है। तो दोस्तों वर्णों का योग 6 प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। 6 प्रकार। हम इसको लिख सकते हैं वर्णों के योग 6 प्रकार से। देखना, वर्ण योग करते हैं तब संधि होती है। देखो वर्ण का जब भी नाम आए हमें समझना है वर्णों की संख्या कितनी है, 44। जब वर्ण का नाम आता है तो स्वर और व्यंजन से हमें कुछ नहीं लेना है। हमें वर्ण नाम देता तो हमें याद रखना 44 को, सभी का सम्मिलित रूप। अकेला स्वर देता तो हमें 11 को ध्यान रखना है और यदि व्यंजन आदि 33 पर चर्चा करनी है। लेकिन जब तक अगला वर्ण बोलेगा तब तक हमें इस 44 को याद रखना है। ये संधि के गुण है, याद रखो इनको। अब बात करें यानी कि स्वर के बाद में या वर्ण के बाद वर्ण योग करता है तब संधि होती है। तो दोस्तों पहला जो बात, पहले स्वर हो, प्लस से पहले क्या हो, स्वर वर्ण हो और उसके बाद में स्वर वर्ण हो सकता है। भाई वर्ण के बाद वर्ण, जैसे कोई सा भी स्वर के बाद में स्वर, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। पहला योग तो योग। दूसरा योग, पहले स्वर हो सकता है प्लस उसके बाद में व्यंजन हो सकता है। क्या हो सकता है, व्यंजन। कोई जरूरी नहीं कि पहले स्वर वर्ण हो और प्लस के बाद व्यंजन हो, तो भी परिवर्तन हो सकता है। तीसरी बात, यहां व्यंजन हो सकता है प्लस आगे क्या हो सकता है, स्वर हो सकता है। ये बात नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा भी मिल सकता है, यहां व्यंजन प्लस आगे भी क्या, व्यंजन। क्योंकि ये भी वर्ण ये भी वर्ण, बात वर्णों की हो रही है। अगला जो बात मिल सकती है हमें, यहां मिल सकता है हमें विसर्ग। क्या मिल सकता है, विसर्ग प्लस आगे मिल सकता है हमें स्वर। उसके बाद नंबर 6, हमें यहां मिल सकता है विसर्ग, आगे मिल सकता हमें व्यंजन। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। स्वर के बाद में स्वर हो तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि।
कौन सी संधि होगी? सवर संधि। यदि सवर वर्ण के साथ सवर वर्ण योग करे और बदलाव हो तो संधि का नाम क्या होगा? सवर संधि। बात समझ में आ रही होगी। यदि स्वर के बाद में व्यंजन आए, व्यंजन के बाद में व्यंजन आए, या सॉरी व्यंजन के बाद स्वर आए, व्यंजन के बाद व्यंजन आए, तो दोस्तों उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। ये हो सकता है। या फिर ऐसा ना होकर पहले विसर्ग हो उसके बाद ये स्वर वर्ण हो, कोई भी पहले विसर्ग हो उसके बाद व्यंजन 33 में कोई हो, तो दोस्तों इसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग कभी भी प्लस के बाद में नहीं होता। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि वर्णों के योग 6 प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 संधि हुई हमारी सवर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो इस बात को कह सकते हैं कि उपर्युक्त वर्णों के योग से या वर्णों के योग के आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है। प्रश्न तैयार हो गया कि संधि कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये तो हो गए संधि के प्रकार। स्वर के बाद स्वर योग करता तो स्वर संधि, स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन करे तो व्यंजन संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन योग करे तो विसर्ग संधि। प्लस के बाद कभी भी विसर्ग नहीं आती। अभी तक आपको यही पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं। आगे उदाहरणों की तरफ ध्यान मत देना, बस सिर्फ आप इन बातों को ध्यान से समझते चलिए। संधि आपके मुट्ठी में होगी दोस्तों। अभी तक हमने क्या पढ़ा? संधि के 3 प्रकार। अब मैं आपको एक नई बात तो सिखाऊंगा कि संधि के रूप कितने होते हैं। ये बात आपने सभी ने नोट कर ली होगी, तो नहीं भी की है तो बाद में इनको बैक करके देख लेना। तो दोस्तों अब हम करेंगे संधि के रूप कितने होते हैं। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप कितने होते हैं। हाँ, तो बात करें तो दोस्तों इसके रूप होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं। वो 2 रूप कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ध्यान दो इधर। एक तो होती है दोस्तों प्रधान संधि। रूप पूछे तो 2 होती है। एक तो होती है प्रधान संधि और दूसरी होती है अप्रधान संधि, जिसे हम कहते हैं गौण संधि। संधि के रूप कितने? 2। प्रधान संधि और एक होती अप्रधान या गौण संधि। प्रधान संधि क्या होती है? हमने अभी पढ़ा था कि प्लस के दोनों तरफ के वर्णों के योग से संधि बनती है और उससे बदलाव होता है तो संधि कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात कहूंगा, यदि प्लस के ठीक दोनों तरफ के वर्ण, यानी मैं कह सकता हूं कि प्रथम पद का
अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। ऐसे यदि इन दोनों के योग से संधि होती है या विकार होता है तो उसे हम प्रधान संधि कहते हैं। अपने शब्दों में देखो, यदि धन चिन्ह के दोनों तरफ के वर्णों से कोई परिवर्तन होता है, बदलाव होता है या वहीं पर संधि होती है, उसे हम प्रधान संधि कहते हैं। तो अप्रधान किसे देंगे? अप्रधान संधि उसे कहते हैं कि धन चिन्ह के दोनों तरफ के वर्णों को छोड़कर पद में कहीं परे यानी दूसरी जगह परिवर्तन होता है, उसे हम अप्रधान संधि कहते हैं। क्या करेंगे इसकी परिभाषा? देखो, इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि धन चिन्ह के परे यानी दूर किसी वर्ण में बदलाव या परिवर्तन होता है तो उसे गौण संधि कहते हैं। मुझे संधि कहते हैं, गौण संधि कहते हैं। जैसे समझ लेता हूं, राम प्लस एन। दोस्तों, राम, यहाँ पे राम प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ए। प्लस आगे भी क्या है? ए। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ। पीछे क्या बचा? राम, क्योंकि ये तो यहाँ गया राम, प्लस आगे क्या बचा? एन। जोड़ेंगे, रा में आधा है, आ तो रामा, आगे क्या है? ये। और इसके न नहीं लिखते, ये तो गलत हो जाएगा, तो इसे क्या लिखते हैं? एने। और न का जो एने बना, ये प्लस के चिन्ह से कहीं दूर है, दूसरी जगह, बीच में एक वर्ण आ गया। तो दोस्तों, ये न का न बना, इसे कहते हैं अप्रधान या गौण संधि। जैसे हमने लिखा था, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर विद्यालय, क्या लिखा? विद्यालय। मैंने लिखा विद्या प्लस आल्य, और मैंने इसको टुकड़ा किया विद्ये, क्योंकि आ को बाहर निकाल लिया, प्लस आगे का आ, बस ले बचा। अब आ और आ मिलकर क्या बनाएंगे? आ। एक बन गया इनका। अब मेरे पास टुकड़ा है इधर, विद्ये प्लस आगे क्या है? ले ये। अब जुड़कर क्या बनेगा? अब देखो, प्लस के दोनों तरफ भी परिवर्तन हो रहा है, इसे कहेंगे हम प्रधान संधि। लेकिन यह यहाँ तो हो रहा है, लेकिन न का ण भी बन रहा है, ये प्लस के आगे है, दूर है, इसीलिए इसे प्रधान संधि या गौण संधि कहते हैं। दोस्तों, ये आपके बात समझ में आ गई होगी। काफी चर्चा इन पे करेंगे, उदाहरणों में जब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि संधि के प्रमुख 3 भेद होते हैं और उनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो संधि के पहले हमारी हेडिंग होगी सवर संधि, और सवर संधि होगी वो 11 स्वरों के योग से बनेगी, 11 स्वरों के योग से बनेगी। और कल के वीडियो में हम यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि सवर संधि कितने प्रकार की होती है, इसके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार से
प्रत्येक शब्द जुड़ता है, कैसे उन्हें परिवर्तन होता है, उनमें चर्चा करेंगे। तो जुड़िए रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, संधि आपके मुट्ठी में होगी, आपके जुबान पे होगी, आपके अभ्यास पे होगी, और आपके आने वाले जो भी आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो उसी पेपर में होगी, जिस रूप में हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए, लाइक करें, और धन्यवाद, थैंक यू।